हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा परिवेश कक्षा 4 का पाठ नंबर 3। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बच्चों, आप इस समय ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये आप कहाँ बैठ के देख रहे हैं? बताइए जरा। बिल्कुल सही, ये आप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस घर में अभी बैठे हुए हैं, हमेशा से घर वैसे ही होते थे या कुछ अलग होते थे? आखिर ये घर ऐसे बने कैसे? तो आज हम इस बारे में जानेंगे अपने इस पाठ में, जिसका नाम है कैसे बने घर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले घरों के प्रकार। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक इंसान है जो कि पेड़ पे रह रहा है। आदि मानव काल में पेड़ पे रहते थे, फिर गुफाओं में, फिर झोपड़ियां, फिर अलग तरीके की और मजबूत झोपड़ियां, फिर कच्चे घर, फिर पक्के घर और फिर बहुमंजिला इमारतें। तो ये पूरा एक घरों के बनने का सफर है जो हमने कई सदियों में आके तय कर पाया है। तो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि आखिर हम यहाँ से इस पेड़ वाले घर से बहुमंजिले इमारतें तक कैसे पहुंचे। पहला चरण। सबसे पहले मनुष्य पेड़ पर ही रहकर अपना जीवन यापन करता था। दिन भर भोजन की तलाश में वे जंगल में घूमते रहते थे और जब वे थक जाते थे तो पेड़ की ढाली पर बैठकर आराम करते थे। उनका घर पेड़ ही होता था, लेकिन वे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे। इसलिए वे पेड़ छोड़कर जंगल में गुफा की तलाश करने लगे। तो वो कहाँ रहते थे? पेड़ पे रहते थे, लेकिन पेड़ कोई सुरक्षित जगह तो नहीं है। जंगली जानवर, कई तरीके के जानवर और कई तरीके की परेशानी, जैसे मौसम में, बारिश में उनको परेशान होना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम गुफा में रहते हैं। तो फिर दूसरा चरण आया जब मनुष्य रहने लगा गुफा में। जब मनुष्य को लगा कि वह सुरक्षित नहीं है तो वह गुफा की तलाश करने लगे और उसमें ही रहने लगे। लेकिन फिर भी जंगल के जानवर गुफा में प्रवेश कर जाते थे, तो वह उसे भी छोड़कर अपने हिसाब से घर बनाने लगे, जिसमें वह अपने आप को थोड़े सुरक्षित महसूस करने लगे। फिर लेकिन इसके बावजूद भी, गुफा में रहने के बावजूद भी वो सिर्फ थोड़ा ही सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि गुफा में भी कई बार जंगली जानवर आ जाया करते थे। तो फिर उन्होंने तलाश शुरू की तीसरे तरीके के घर की। तो हम पहुंचे तीसरे चरण पे। जब मनुष्य का दिमाग विकास करने लगा तो वे घास फूस से घर बनाने लगे और फिर वे गुफा छोड़कर उस घर में रहने लगे। हम बात कर रहे हैं झोपड़ी की, लेकिन ये जो झोपड़ी होती थी बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। आंधी तूफान आने पर आसानी से उड़ जाती थी और बारिश होने में पूरी तरह पानी से भर जाती थी। इसलिए मनुष्य ने आगे चल के ऐसा घर बनाया कि वह इन सब चीजों से निजात पा सके। तो आपने अभी तक इन 3 चरणों में क्या देखा कि हम सबसे पहले हमारा जो घर बनाने का मोटिव था, हमारा जो उद्देश्य था, वो क्या था? सुरक्षित महसूस करना। दूसरा उद्देश्य निकल के आया कि हम अपने आप को मौसम की मार से बचा सके, हर तरीके के मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। फिर हम पहुंचे चौथे चरण पे। आगे चलकर मनुष्य का विकास और हुआ और वे जंगल से बांस, लकड़ियां लाकर उनकी मदद से घर बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ? ये वाले जो घर थे पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत थे और घास फूस की झोपड़ियां जो थी सुरक्षित भी थी। झोपड़ियां सुरक्षित थी और पहले के मुकाबले मजबूत थी, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं थी कि मनुष्य इसमें ही वो संतुष्टि हो पाती। तो फिर वो पहुंचे हम पांचवें चरण पे। अब मनुष्य ने क्या किया? उसका इतना विकास हो चुका था कि वह घर के ऊपर खपरेल लगाने लगे। खपरेल लगाने से आपका मकान उनके पहले से ज्यादा अच्छे बनने लगे और इस चरण में इस मकान को हम कहते हैं कच्चे मकान। तो नीचे आपका मकान है और ऊपर आपकी क्या है? खपरेल लगी हुई है और ये पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। फिर हम पहुंचे छठवें चरण में, क्योंकि कच्चे मकान जैसे भी थे पर उनसे भी कई गुना ज्यादा अच्छे मकान थे पक्के मकान। तो ये तस्वीर जो आपको बगल में दिख रही है, अब ये कह रही है कि मनुष्य बहुत ही आगे बढ़ चुका है। पहले मनुष्य गुफा और छप्पर में रहकर जीवन का व्यतीत करता था। अब तो वह मकान के ऊपर मकान बनाने लगा कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी अपने आप को रखने के लिए। तो घर में ही घर के मकान के ऊपर और मकान बनाने लगे हम। और जो आज के जमाने में तकनीकी विकास इतना हो गया है कि घर भी बहुत सुंदर और आलीशान बनने लगे हैं। और हमारा आखिरी चरण है हमारा सातवां चरण, कि
आज की स्थिति ऐसी हो गई कि जगह जगह बहुमंजिले इमारतें हैं और आलीशान बंगला बनने लगे हैं। थोड़ी ही जगह में आप उस इमारतों को और ऊपर उठाकर कई सारे लोगों को घर दे सकते हैं। तो गांव से शहर बनने लगे और ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी। लोग अब बड़े बड़े मकानों में रहने लगे। तो इस तरीके से हमने 7 चरणों में हम आखिर चरण में जाके 6वें और 7वें चरण में जाकर हम वहां पहुंचे जिस तरीके के घरों में हम आज रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर घर, तो हमने बात कर ली घर कैसे बनते हैं, घर कैसे बने थे आज तक, और अब घर बनाने वाला होता कौन है। तो घर बनाने वाले को हम कहते हैं राजगीर। जो लोग घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की मदद से बनाते हैं उन्हें राजगीर कहते हैं। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतें बनाता है वे है हथौड़ी, छैनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पारा, लेबिल आदि। और इन सारे औजारों को हम इस दूसरे चित्र में देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ईंटें हैं, पत्थर है, कंक्रीट है, लकड़ी है, बांस है, आप ये सब यहाँ देख सकते हैं। और ये वो सारे औजार हैं, हथौड़ी, आपका साहुल, गुनिया, पाटा सब आपको इसमें दिख जाएगा। और यहाँ पर आपके और कुछ औजार जैसे सरिया आप देख रहे हैं, ग्लास आप देख रहे हैं, टाइल्स जो इस्तेमाल की जाती है। तो मिट्टी, ईंट, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से घर बनता है। घर बनाने के लिए औजार जो इस्तेमाल होते हैं हथौड़ी, छैनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा, लेबिल आदि औजार प्रयोग होते हैं जिनका आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने घर बना लिया, हमने उनके औजारों के बारे में भी बात कर ली, हमने उनके इतिहास के बारे में भी समझ लिया। अब हम आते हैं कचरा निस्तारण पे। जब हम घर पे रहते हैं तो कई तरह के कचरे हमारे घर से निकलते हैं। आखिर उनका निस्तारण कैसे किया जाए, कैसे होता है, वो हम समझते हैं। अक्सर देखने में आता है कि घर का कचरा, जिसमें कि लोहे के डिब्बे, कागज, प्लास्टिक, शीशे के टुकड़े जैसे इनऑर्गेनिक पदार्थ या बचा हुआ खाना, जानवरों की हड्डियां, सब्जी के छिलके इत्यादि ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में लोग दुधारू पशु, मुर्गी या अन्य जानवर पालते हैं, वहां इन जानवरों का मल भी वातावरण को प्रदूषित करता है। कूड़े कचरे का सही प्रकार से निष्पादन न होने से पर्यावरण गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अतिरिक्त इसमें कीटाणु भी पनपते हैं जो कि विभिन्न रोगों के कारक होते हैं। ऐसे स्थानों पर मच्छर, मक्खियां और चूहे भी पनपते हैं। अतः घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। तो कचरा निस्तारण हमें कैसे करना है? हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को 2 समूह में बांटेंगे। कौन से 2 समूह में? पहला समूह खराब फल, सब्जी के छिलके तथा फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्तियां आदि। यह है हमारा समूह 1। दूसरे समूह में हम रखेंगे, समूह 2 में हम रखेंगे पॉलिथीन की थैलियां, प्लास्टिक, लोहे, कांच के अनुपयोगी सामान आदि। और जो हमारा दूसरा वाला जो समूह है उसमें हम निस्तारण करते हैं हमारे इन आर्ट्स के द्वारा: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूस मतलब इनका इस्तेमाल हम कम से कम करें, रीयूज इनका दोबारा इस्तेमाल में लाएं, रिसाइकल इनका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग प्रक्रिया होती है। उसके बाद रिकवर यानी हम उससे रिकवर करके हम उसे कहीं और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ बिल्कुल नया बना सकते हैं। तो कचरा प्रबंधन में हम इसको समझते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है कचरे को संभालने से लेकर उसे निपटान के लिए अपने अंतिम गंतव्य तक ले जाने तक की सभी गतिविधियों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट। मानव और पर्यावरण के स्वस्थ कामकाज के लिए अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक है। हम कचरे के निपटान की तुलना में तेज गति से कचरे का उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए हम जगह जगह देखते हैं कि कचरों के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि हम उनका निपटान नहीं कर पा रहे लेकिन उसको हम उत्पादित ज्यादा कर रहे हैं। कई प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन होते हैं। अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जैसे है ठोस, गैसीय और तरल। ये क्या है? ठोस, गैसीय और तरल है अपशिष्ट जो उत्पन्न होते हैं। निर्मित कचरे के सभी प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। कुशल अपशिष्ट प्रबंधन हमें सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण की ओर ले जाएगा, तो इसलिए इनका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। कचरा प्रबंधन कैसे करना? अपशिष्ट प्रबंधन की सामान्य अवधारणा अपशिष्ट पदानुक्रम है, जिसमें 3 दृष्टिकोण शामिल किए गए हैं। सबसे पहला दृष्टिकोण
पहला है जो कि उसे कम करना है और पुनः उपयोग और रिसाइकिल करना है। दूसरा उत्पाद का है जीवन चक्र, जिसमें 3 R के बाद पदानुक्रम के डिजाइन, निर्माण, वितरण शामिल है। तीसरी अवधारणा संसाधन दक्षता है, जो संसाधनों के कुशल उपयोग पर केंद्रित है। यानी आपके पास जितने संसाधन है, आप उसको कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपका जो अपशिष्ट है वो कम से कम हो पा रहा है, ये उस पे केंद्रित है। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात करते हैं प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत पर। यानी पॉल्यूटर पार्टी, यानी कचरे को जो भी उत्पन्न करेगा और जो उसके कारण पर्यावरण को हानि होगी, उसके लिए उसे भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि अवशेष प्रबंधन विकासशील और विकसित देशों, शहरों और गांवों में किया जाता है, लेकिन अभी इसे और भी आगे करने की जरूरत है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष पर निकले कि सरकार कई तरीके के जागरूकता अभियान चलाती है और विज्ञापन भी देती है ताकि लोगों को अतिरिक्त कचरे के दुष्प्रभावों के बारे में सूचित किया जा सके। इसे और अच्छी लेवल पे करने की जरूरत है। कचरे के निपटान के लिए नई और उन्नत तकनीक को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कचरे के अधिकतम पुनः उपयोग को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आइए अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? आपको पता है आपके घर में कई तरीके की ऐसी चीजें जिसे आप दोबारा इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर चीजें बना सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर से आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, न्यूज़पेपर से आप फ्रेम बना सकते हैं, पुरानी शादी के कार्ड से आप फैन बना सकते हैं, हैंड फैन, और पुरानी चूड़ियों को आप सुंदर पेन स्टैंड में डिजाइन कर सकते हैं। अब बच्चों हम करते हैं अभ्यास पे आए हैं। अब हम इस अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि सही और गलत का निशान आपको इन कथनों पर लगाना है। आप इन्हें पढ़िए और इन पे सही और गलत का निशान लगाइए। अगर आपको कहीं भी कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हैं। फिर है हमारे अभ्यास के प्रश्न। आवाज क्या है? पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है? अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? घर में 2 तरह का कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए? कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है? ये सब आप करिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।